दिल्ली धमाके पर आज तक की ये नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरे दिन जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसकी पूरी जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एनआईए ने जांच इस धमाके की, दिल्ली ब्लास्ट की अपने हाथों में ले ली है। एनआईए आगे इसकी जांच करेगा, उसे जांच सौंप दी गई थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है गृह मंत्रालय को। ये दो बड़ी खबरें जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में ली है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में विस्फोट के घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। अलग राज्यों की पुलिस के साथ काम की भी जानकारी इसमें दी गई है। हमारे अलग अलग संवाददाता देश भर के अलग अलग राज्यों से, क्योंकि जांच की जो जगह है वो भले दिल्ली है, लेकिन इसका सिरा दूर दूर से जाकर जुड़ रहा है, अलग अलग राज्यों से जाकर जुड़ रहा है। अरविंद ओझा कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय से इस पर नजर बनाए हैं। अरविंद, दिल्ली में जिस तरीके से अभी एनआईए की जांच एक तो उसने हाथ में ले ली है, अभी सारी जो एजेंसीज हैं जो शुरुआत से इसमें जुड़ी वो सारी चीजें उसके पास एकत्रित होंगी। दिल्ली पुलिस ने जो गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, कितनी बढ़त हम अभी कहेंगे? बिल्कुल बढ़त है, क्योंकि इस बारे में क्लियरिटी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कल सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर कल देर रात तक ये क्लियर कर दिया था और अलग अलग एविडेंस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि I-20 कार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। अब उमर मोहम्मद कौन है? उमर मोहम्मद फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का जो टेरर मॉड्यूल था उसका एक कड़ी था जो फरार चल रहा था जब छापेमारी हुई थी फरीदाबाद में, और वही I-20 कार लेकर आया और उसके बाद लाल किला पे बड़ा धमाका हुआ। ये चीज क्लियरिटी आ गई है। एफएसएल की टीम, आप खुद भी श्वेता वहां मौजूद थी, अब जो जानकारी हमें मिली है 42 एग्जिबिट जो क्राइम सीन है वहां से एफएसएल की टीम ने इकट्ठा की है, जिसमें I-20 कार का टायर, बोनट और जो सीएनजी गैस का वो था उन चीजों को उठाया है और कल से उसका एग्जामिनेशन शुरू होगा। जो 42 एग्जिबिट के स्वैब है वो रिकवर किए, उससे ये पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव किस तरह का था, किस तरह का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी है स्पेशल सेल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि एक आतंकवादी हमला था। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद था वो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और साथ ही साथ फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई थी 2900 किलो एक्सप्लोसिव की, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में जो आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था उस का एक कड़ी था डॉक्टर उमर मोहम्मद। तो ये सारी चीजें स्पेशल सेल ने क्लियर कर दी है। अब उमर मोहम्मद के कौन कौन से करीबी थे, दिल्ली में जब वो एंटर हुआ तो कहां कहां पर गया, किन किन से मिला, इन तमाम चीजों को लेकर स्पेशल सेल की छानबीन जारी है। भले ही एनआईए इस मामले की जांच कर ले, लेकिन स्पेशल सेल भी अपने स्तर पर, चूंकि दिल्ली में धमाका हुआ तो अपने स्तर पर छानबीन करेगी। एनआईए को जांच इसलिए मिली है क्योंकि मल्टीपल स्टेट में अरविंद, बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं वो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 42 एग्जिबिट्स को इस पूरे एरिया से जहां पर धमाका हुआ और धमाके का जो इंपैक्ट देखा गया उस पूरे एरिया से 42 एग्जिबिट्स को यहां से ले जाया गया है और उनकी गहन जो तफ्तीश होगी, उसकी जो जांच होगी, जो फोरेंसिक परख उसकी होगी, जिसके बाद पूरी कड़ियां इसमें एक एक करके जुड़ना शुरू होंगी। हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशांत मेहरा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, मीर फरीद हमारे साथ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर भी दबिश है, वहां की पुलिस बाकी इलाकों में आकर तफ्तीश में साथ दे रही है। तो मीर फरीद जुड़ रहे हैं, साथ में अनमोल बाली भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। समर श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से भी बहुत जोरदार कार्रवाई चल रही है, तो हम सबसे अपडेट लें। लेकिन सुशांत, शुरुआत आपके साथ। यहां पर एफएसएल की टीम जिस तरीके से वो सारे सबूत एक एक चप्पे चप्पे पर नजर डाल के उसको इकट्ठा करके यहां से ले जा रही थी, यानी किसी भी तरीके से, मतलब वो थरो काम करने की कोशिश वहां पर भी दिखी। सुशांत। देखिए श्वेता जी, जरूर जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद से तमाम एजेंसियां देर रात से ही इस पूरे इलाके के अंदर तैनात थी और
हर तरीके के सबूत जो है, हर तरीके की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद थी, उनको इकट्ठा जो है वो किया जा रहा था। एफएसएल की टीम और एनआईए की टीमों ने मिलकर के जो है वो ज्वाइंट यहाँ पर जो तमाम सबूत थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश करी है। जो गाड़ियों के पार्ट्स दूर दूर तक बिखरे थे उन सबको जो एविडेंस इकट्ठे हो सकते हैं उनको एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए गए एनआईए की तरफ से और एफएसएल की तरफ से। उनकी गहन जांच जो है वो इस वक्त जो है वो शुरू जो है वो की जाएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि इसके पीछे जो मेन एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या था। उस सब की जांच जो है वो की जाएगी। एफएसएल की जब रिपोर्ट भी सामने आएगी उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी। एनआईए अलग से इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रहा है। देखना यह है कि किस तरीके से ये पूरी जांच जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि एक कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश जो है वो इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो एफएसएल की टीम और एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस और तमाम अलग अलग एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। किस तरीके से जो गाड़ी है I-20 वो बदरपुर बॉर्डर से एंटर होकर के सीसीटीवी में नजर आ रही है, उसके बाद वो सीधा लाल किले के सुनहरी बाग मस्जिद की पार्किंग में नजर आती है, लेकिन उसके बीच में कहीं पर भी वो गाड़ी जो है वो ट्रेस नहीं हो रही है। आखिरकार ये गाड़ी कहां पर गई, किस किस रूट पर गई, किन किन लोगों से उसने मुलाकात करी, कहां पर वो गई, इन सब की जांच जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जब गाड़ी 6:55 के आसपास यहां पर पहुंचती है, उसके बाद धमाका होता है, उसके तमाम जो तार है उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से जो है वो की जाएगी। यहाँ पार्किंग में रहते हुए वो बताया गया कि अपनी गाड़ी के भीतर ही बैठा रहा। अब क्या है वहाँ का पूरा हाल वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के अलग अलग ठिकानों पर वहाँ पर भी छापेमारी चल रही थी। उसके पिता का फोन, घर से हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जब्त की गई हैं ताकि पूरा ये पता चल सके कि किस तरह का जो डेटा एविडेंस है वो मौजूद है। उसके ऊपर आपको हमने दिन से ही बताया था कि किस तरह से जैश का जो महिला विंग है उसमें किस तरीके से रिक्रूट करना है महिलाओं को, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी शाहीन के पास थी। दरअसल डॉक्टर शब्द भी जोड़ना इन नामों के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, लेकिन समर्थ दिन भर इस तरह की कार्रवाई चलती रही है। एक के बाद एक नए डॉक्टरों का नाम इसमें पूरा शामिल होता जा रहा है। आपने बहुत विस्तार से दिखाया था कि किस तरह से आसपास रहने वाले लोग भी बिल्कुल हतप्रभ थे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। श्वेता, आपने एकदम ठीक कहा। डॉक्टर का काम जीवन देना है, जीवन लेना नहीं है, इसलिए शायद डॉक्टर लगाना गलती होगी। और इसके अलावा अगर आप कार्रवाई की बात करें तो यूपी तक अब जांच की आंच आ गई है। लखनऊ में शुरुआत मड़ियाओं से हुई, जहां पहले परवेज के आवास पर पहुंचे, पर वहां परवेज वहां से फरार मिला। इसके बाद लालबाग पहुंचे, जहां इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहीं पर इसी जगह पर पूरी जो टीम है वो पहुंची थी, पुलिस टीम, लोकल पुलिस की, LIU, इसके अलावा सबसे अहम यूपी की ATS टीम यहां पहुंची थी। हम आपको अब लेकर चल रहे हैं उस दरवाजे की ओर, जो दरवाजा जब खुला और अंदर से निकले सईद अंसारी। कौन है सईद अंसारी? सईद अंसारी पिता हैं दोनों ही आरोपियों को, यानी कि शाहीन के भी और परवेज के भी। अब इस आवास को आप देखें, इस गेट को आप देखें, 121 नंबर यहां पर लिखा हुआ है और यही वो आवास है जहां से सईद अंसारी निकले और जिन्होंने इस बात को कबूला कि हाँ, मेरी बेटे और बेटी दोनों से बातचीत होती रही है। शायद उनको इस बात के मंसूबों का अंदाजा हो या ना हो, ये जांच का विषय है। 3:30 बजे दोपहर पूछताछ ATS और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यहीं पर आकर शुरू की, जो 4:30 बजे खत्म हुई। इतना ही नहीं, बल्कि शिनाख्त के लिए एक बंदे को यहाँ जो लोकल है उनको भी बुलाया गया कि ये पहचान की जा सके कि ये शाहीन का ही पिता। सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि इस पूछताछ के बाद ATS और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक हार्ड डिस्क और सईद अंसारी जो शाहीन के पिता हैं उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन के जरिए कई सुराग जो है निकाले जाएंगे। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो हार्ड डिस्क है वो परवेज की हो सकती है, क्योंकि परवेज आपको पता है फरार है, अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि शाहीन की अरेस्टिंग फरीदाबाद से हो चुकी है। इसलिए परवेज को पकड़ना इस पूरे केस को सुलझाने के लिए एक अहम कड़ी पुलिस के लिए और ATS के लिए है। इसलिए अगर वो हार्ड डिस्क परवेज की है तो ये बात बहुत अहम है कि ये रेड कितनी इंपॉर्टेंट थी और कुल मिलाकर इस हार्ड डिस्क से क्या क्या सबूत लखनऊ से पूरे देश भर में जो आतंक का एक रडार है, जो नेटवर्क है, उसको खोलने में पाया जा सकता है। जी श्वेता। और हरियाणा में भी जो कार्रवाई है वो जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है, ये अल फलाह जो नाम की यूनिवर्सिटी है, ये है फरीदाबाद में ही, और फरीदाबाद में लगातार पूछताछ वहां पर जारी है। अनमोल बाली वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से वहां की बरामदगी हुई, वहां पर अब ये पूछताछ है। क्या अभी भी जारी है ये पूछताछ, अनमोल?
श्वेता, जैसे कि आप जानते हैं मुजम्मिल, शाहीन और उमर तीनों जो डॉक्टर्स हैं, जो को कॉन्स्पिरेटर मास्टरमाइंड हैं इस ब्लास्ट के, तीनों के जो तार है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। यहाँ पर वो बतौर सीनियर डॉक्टर भी काम कर रहे थे, बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। आज सुबह से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस की और भी जो एजेंसीज के लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं और सुबह से अभी तक जो है जांच चल रही है, अंदर क्वेश्चनिंग है, इंटेरोगेशन है, बातचीत चल रही है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि तकरीबन 52 लोगों से जो है क्वेश्चनिंग की गई, जिसमें वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी के, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, वो स्टाफ मेंबर लोग हों जो तीनों इन डॉक्टर्स के करीबी थे और साथ ही जो जूनियर डॉक्टर्स थे, जो साथ ही स्टूडेंट्स थे, सबसे बातचीत की जा रही है जो इन तीनों के करीबी थे, जो कॉन्स्पिरेटर और मास्टरमाइंड है इस ब्लास्ट के। साथ ही 6 जूनियर डॉक्टर्स को भी डिटेन किया गया है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत करीबी बताया जा रहा था। और हमने जब लोकल यहाँ आसपास रहने वाले लोग और डॉक्टर से बातचीत की तो हमें ये भी बताया गया कि अंदर तकरीबन जो 40% स्टाफ है वो कश्मीरी है। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी को बहुत सोच समझकर जो है स्लीपर सेल ने चुना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सेफ हेवन है, दौज ही पास जो कल देखा गया मुजम्मिल का कमरा, जहां से 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद होता है, वो पास ही है। मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका है, तो बहुत सोच समझी साजिश थी, बहुत प्लानिंग के साथ उनकी साजिश थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है कल बरामदगी की जाती है, पर तब भी जो है लाल किले में देखा जाता है ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद अभी भी जो छानबीन है वो चल रही है। अंदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं दिल्ली पुलिस के वो भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि केस जो है एनआईए को दे दिया गया है, पर तब भी जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी आज जांच पूरी करेगी और जो भी उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो एनआईए के साथ बाद में शेयर करेंगे। श्वेता, और मुजम्मिल को लेकर क्या जानकारियां दी जा रही हैं अनमोल? आसपास के हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की जो दौज गांव में रहते हैं, और खास करके वो लोग जो मुजम्मिल के पेशेंट भी थे, जो अपने बच्चों को दिखाने के लिए और खुद को दिखाने के लिए मुजम्मिल के पास आते थे। तो उन्होंने हमसे बातचीत कर कर बताया कि उनको कभी भी भनक नहीं लगे कि वो इतना रेडिकलाइज्ड होंगे या इतना उनके अंदर नफरत होगी देश के प्रति, लोगों के प्रति। उन्होंने साफ तौर पर कहा वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, मिक्सअप नहीं होते थे। जब हमने गाँव वालों से पूछा कि कोई ऐसा शख्स हो कि गाँव में जिसके पास वो आते जाते हों, बैठते हों, क्योंकि आप जब ऐसे इलाके में रहते हो जो सेमी अर्बन है, सेमी रूरल है, एकदम फरीदाबाद जैसे बड़े शहर के पास है, पर तब भी गांव में है, तो आपका कहीं ना कहीं किसी के घर आना जाना तो लगा रहता होगा बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बोला किसी के साथ भी उनका कोई ऐसा संपर्क नहीं था, कुछ ज्यादा लोग उनके घर आते जाते नहीं थे, उनकी ज्यादातर नाइट शिफ्ट रहती थी, ये भी लोगों ने बताया। तो सिर्फ वो काम से घर और घर से काम पर ही जाते थे। तो बहुत ही मतलब अपने आप में न्यूट्रल रहने वाला जो मुजम्मिल है बताया जा रहा है। और इसका एक सिरा जाकर जुड़ता है दक्षिण कश्मीर से, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से। और साथ में, क्योंकि डॉक्टर उमर की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर उमर अस्पताल से निकाला गया था, नौकरी से निकाला गया था उससे, क्योंकि एक पेशेंट का डेथ का कारण बना था वो। और क्या यहाँ पर हुआ था, अभी देखिए उसके परिवार वालों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा ताकि ये पता किया जाए कि क्या उस गाड़ी को चलाने वाला, जैसा कि बताया जा रहा है, वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है। और डीएनए का मिलान जब होगा परिवार वालों से, उससे ये चीज स्पष्ट होगी। लेकिन ये बड़ी चीज जो सामने आ रही है, जिसमें अस्पताल से निकाले जाने की बात है फरीद, ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ बताती है। जी बिल्कुल, एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस में वो फंसे थे और उसके बाद उनको अस्पताल से निकाला गया था, और वही अस्पताल है जहां उनके पुराने लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई और पहला जो सबूत मिला पुलिस को इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल, उनके जो साथी थे, उनको भी पकड़ा गया। और जहां तक डॉक्टर आदिल और उसके बाद डॉक्टर उमर की बात है, डॉक्टर उमर जो है प्राइम सस्पेक्ट इसमें माने जाते हैं। हम उनके घर गए सुबह, और काफी जो है एक हम्बल, यानी कि गरीब घर से हैं, और जब उनके फैमिली से बात की तो जो सभी फैमिलीज ने स्टेटमेंट दी कि उनको बिल्कुल कोई भनक नहीं, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया था कि लगे कि इतने रेडिकलाइज्ड हैं या इस रास्ते पे निकल गए हैं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था उनको पता नहीं है, और उनके लिए वो डॉक्टर थे जो काफी मेहनत करके बने थे, और उम्मीद यही थी कि वो जो कमाएंगे तो गुर्बत से घर को निकालेंगे और अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। लेकिन अब सब कुछ उनका बर्बाद हो गया है। श्वेता, पुलवामा की बात करें तो अभी तक तकरीबन 7 लोगों को आज जो है हिरासत में लिया गया है,
डिटेन किया गया है उसमें डॉक्टर उमर के पिता भी हैं, उनको भी जो है पुलिस ने डिटेन किया पूछताछ के लिए। और उससे पहले सुबह की बात करें तो 3 लोगों को जो संबूरा इलाका है वहां से उठाया गया। उनका ज्यादातर जो कनेक्शन है इस केस में वो कार का जो बेचने का ट्रेल है और सिम कार्ड जो दिए हैं जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उनको, तो उस सिलसिले में उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन एक और डॉक्टर, इंपॉर्टेंटली डॉक्टर सजाद मल्ला को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे दिन, 2 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, आज उनको गिरफ्तार किया गया है और वो भी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के साथी बताए जाते हैं। अब उनका कितना डीपर कनेक्शन है इस कॉन्स्पिरेसी से वो हम अभी नहीं जानते, लेकिन जो अभी तक निकले हैं एंगल्स उसमें उनका नाम भी आया और वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर थे। तो एक बिल्कुल जिसको आप कहेंगे कॉन्स्पिरेसी का एपिसेंटर अल-फलाह बहुत अजीब सी चीज है। और वहां पर हालांकि जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स 40% से ज्यादा बताया जा रहा है। बहरहाल दिल्ली में जो सीसीटीवी, यानी कि यहाँ जो सुनहरी बाग मस्जिद के सामने जो पार्किंग है, जहां पर जो उमर है उसकी गाड़ी जाकर पार्क हुई और उसके बाद 3 घंटे बाद वहां से निकली, सीसीटीवी से बड़ी तस्वीर सामने आती है जिससे ये पता चलता है कि 3 घंटे तक वो अपनी गाड़ी से निकलता नहीं है, वो कहीं नहीं जाता। पहले ये सवाल उठ रहा था कि गाड़ी 3 घंटे तक वहां पर क्या करती रहती है, क्या होता है, क्या बाहर निकलता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला है उस 3 घंटे तक। सुशांत, क्या कारण उस समय समझ में आ रहे हैं? देखिए, पहले ये थ्योरी अपनाई जा रही थी कि जो डॉक्टर है उमर मोहम्मद, वो कहीं ना कहीं पार्किंग के अंदर आता है और उसके बाद 3 बज के आसपास आता है और उसके बाद 6:55 पर ब्लास्ट होता है। इस बीच में वो कहाँ था, कहीं वो बाहर तो नहीं चला गया, उस सब की एक थ्योरी जो है वो चल रही थी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि उमर जो है वो उस वक्त गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहा। लगभग 3 घंटे के आसपास उसने जो टाइम है वो अपनी गाड़ी के अंदर स्पेंड किया। हो सकता है कि जो उसके पास वेपन से, जिस तरीके के RDX था या जिस तरीके का जो भी मटेरियल था जिसको लेकर के वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसका टारगेट लाल किला था या फिर आसपास का बाजार था, क्या उसका टारगेट था, उस सब को लेकर के क्या कुछ वो तैयारी करता था, इस सब की जांच भी जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गाड़ी में बैठ करके इन सब की तैयारी जो है वो कर रहा था या फिर वो इंतजार कर रहा था कि कैसे जल्द से जल्द जो है वो दिल्ली से बाहर जो है वो जाया जाए, या तो दिल्ली के बाहर या दिल्ली के उस इलाके में जाया जाए जहां पर उसको इस पूरी घटना को अंजाम देना था। फिलहाल अभी पुलिस अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से जो है वो जांच कर रही है। लेकिन जब CCTV फुटेज सामने आया कि सुबह के वक्त वो जो है बदरपुर बॉर्डर के पास जो है वो टोल के पास जो है उसकी गाड़ी जो है वो नजर आई, उसके बाद वो उसकी सीधी गाड़ी जो है वो सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग में जो है वो नजर आती है। यानी उसके बीच का वो समय वो कहां पर मौजूद था, किस रास्ते से उसकी गाड़ी जो है वो होकर के गुजरी, क्या रास्ते में कई सारे लोग उससे मिले, इन सब की जांच जो है वो की जाएगी। क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से अगर निकलते हैं तो आपको आश्रम होते हुए, सरिता विहार होते हुए, इंडिया गेट और लाल किले के आसपास के हिस्से से जो है होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन ये गाड़ी का जो पूरा रूट है, क्या वो उस रूट से होते हुए निकला है? हाँ। क्योंकि इंडिया गेट और आसपास, अगर आश्रम के आसपास देखा जाए तो काफी VIP इलाका जो है वो माना जाता है और इस हिस्से से अगर गाड़ी निकलती है तो निश्चित तौर पर CCTV कैमरे में उसकी फुटेज भी जो है वो सामने आएगी। लेकिन अभी तक उस और चूंकि दिल्ली जैसे शहर में CCTV की मौजूदगी रहती है, इसीलिए अभी बस समय की बात है कि वो पूरा रूट जो है वो सबके सामने होगा। और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं ना सुशांत, की कहीं किसी से मुलाकात, क्योंकि अगर वो मुलाकातें हैं, अगर उसका कोई स्टॉप है रास्ते में तो उसके साथ और भी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सांत्वना दी गई है, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है जिनकी जान गई है इस धमाके में। और उसके साथ ही ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ
संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।